हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके चैनल विधि शास्त्र में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में सरकार के द्वारा आपका जो सीआरपीसी था उसको रिप्लेस किया गया और उसकी जगह आपके सामने एक नया एक्ट निकल कर आया। आमतौर पे अगर हम उसे एक्ट ना ही कहें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और उसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023, जिसको कि इन शॉर्ट हम लोग BNSS के नाम से जानते हैं। अगर आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 को देखते हैं तो इसके अंदर काफ़ी सारे प्रावधान आपको देखने को मिलेंगे और उन सारे के सारे प्रावधानों को अगर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं या देखते हैं तो हमें ये मिलता है देखने को कि अमूमन बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो कि आपको सीआरपीसी में देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन उसको इस BNSS के अंदर शामिल किया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जिनके ना सिर्फ सीक्वेंस के साथ छेड़छाड़ की गई है बल्कि उनके पूरे के पूरे चैप्टर को भी इधर से उधर कर दिया गया है। लेकिन अंतिम सत्य यही है कि अब हमें इसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023 को साथ लेकर चलना है और इसी चर्चा के दौर में मैं रवि झा आपके साथ आज चर्चा करने के लिए आया हूं धारा 482 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सन 2023। जब कभी भी हम सेक्शन 482 की बात करते हैं तो अमूमन हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि जरूर ये हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर की बात करता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अगर आप BNSS के अंदर 482 को देखते हैं तो ये अमूमन इस बात का जिक्र करता है एप्रीहेंडिंग ऑफ पर्सन इज गोइंग टू बी अरेस्टेड। दैट मीन्स जब किसी व्यक्ति को इस बात का भय है कि वह व्यक्ति किसी भी पल या किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जो उपचार है या जो रेमेडी है वो आपको धारा 482 के अंतर्गत देखने को मिलेगी। आमतौर पे अगर हम इसको एक फेमस नाम से जाने तो अगर मैं ये कहूं कि इसको एंटीसिपेटरी बेल भी कहना उचित होगा तो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब सवाल ये आता है कि 482 एक नया सेक्शन है जो आपको ये बताता है एक ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में जिस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जब कभी भी एक व्यक्ति को इस बात का एहसास हो कि वो व्यक्ति किसी भी पल गिरफ्तार किया जा सकता है, हो सकता है उस व्यक्ति ने कोई ऐसा अपराध कमिट किया हो जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में हो और वो व्यक्ति अगर जेल नहीं जाना चाहता है तो वो व्यक्ति धारा 482 के तहत एप्लीकेशन को एप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने फाइल कर सकता है और वहां पे लेट द एप्रोप्रिएट कोर्ट विल हैव टू डिसाइड कि उस व्यक्ति को क्या अंतरिम जमानत देनी है या अंतरिम जमानत नहीं देनी है। अगर हम इस BNSS के पूरे ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके अंदर टोटल आपको 4 क्लॉज देखने को मिलेंगे और एक एक क्लॉज का जिक्र मैं आपके साथ विस्तार पूर्वक करूंगा। अगर हम क्लॉज 1 की बात करते हैं तो क्लॉज 1 में कहा गया है when any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offense, यानी कि जब किसी व्यक्ति को इस बात का सिर्फ अंदेशा नहीं है बल्कि उसको इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास है कि उस व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा अपराध कमिट किया गया है जो कि गैर जमानती है या नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आता है और उस व्यक्ति को इस बात का भी इल्म है, यह एहसास है कि वह व्यक्ति किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आमतौर पर ऐसे व्यक्तियों के पास धारा 482 एक अंतिम विकल्प के रूप में होता है अगर वो व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहता है। सवाल यहां पर यह है कि अब 482 की जो एप्लीकेशन है वो कहां पर फाइल करेगा। तो इसी के आगे यहां पर यह भी कहा गया है कि ही में अप्लाई टू द हाई कोर्ट और टू द कोर्ट ऑफ सेशन फॉर अ डायरेक्शन। और डायरेक्शन किस बात का कि इन द इवेंट ऑफ सच अरेस्ट ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। इसका मतलब यह है कि जब किसी व्यक्ति को इस बात का विश्वास है कि वह व्यक्ति किसी भी पल गिरफ्तार किया जा सकता है, और गिरफ्तार क्यों किया जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा एक ऐसा अपराध कमिट किया गया है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी के अंदर फॉल होता है। तो ऐसा व्यक्ति चाहे तो 482 के अंदर एप्लीकेशन हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकता है या अगर वो चाहे तो कोर्ट ऑफ सेशन में भी फाइल कर सकता है। लेकिन
सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह निकल कर आता है कि क्या वो एप्लीकेशन दोनों जगह साइमल्टेनियसली फाइल कर सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप कोर्ट ऑफ सेशन में अपनी पिटीशन को फाइल करते हैं तो आपके ड्राफ्ट में एक पैराग्राफ जरूर होता है जहां पर आप इस बात का जिक्र करते हैं कि इस न्यायालय के अलावा हिंदुस्तान के किसी भी न्यायालय में आपने सेम कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड कोई भी एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल नहीं की है। अगर आप हाई कोर्ट में फाइल करते हैं तो वहां पर भी आपको अपनी पिटीशन के ड्राफ्ट में इस बात का जिक्र करना जरूरी होता है। तो अक्सर यहां पर व्यक्तियों के सामने, काउंसिल्स के सामने या कई बार इवन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के सामने भी एक दुविधा पैदा हो जाती है। दुविधा पैदा यह होती है कि यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप सबसे पहले कोर्ट ऑफ सेशन जाएंगे या आप सबसे पहले हाई कोर्ट आएंगे या सबसे पहले आप कोर्ट ऑफ सेशन जाएंगे, वहां पे अगर आपका खारिज होगा तो उसके बाद आप हाई कोर्ट आएंगे। ऐसा कहीं पर नहीं लिखा है। दैट मीन्स इट इज अप टू द विल ऑफ द एप्लीकेंट। वो एप्लीकेंट के विल के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस कोर्ट को अप्रोच करना चाहता है। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करूं या अगर मैं वास्तविकता की बात करूं या अगर मैं जो रियल लाइफ में कोर्ट में चीजें होती हैं उसकी बात करूं, तो हाई कोर्ट आपको मना नहीं करता है कि आप हमारे पास नहीं आ सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट ये जरूर कहता है कि सबसे पहले आपको कोर्ट ऑफ सेशन में जाना चाहिए। अगर कोर्ट ऑफ सेशन से आपकी अगर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन खारिज हो जाती है उसके बाद आप हाई कोर्ट आइए। हाई कोर्ट आपको मना नहीं कर रहा है, लेकिन हाई कोर्ट आपको एक विकल्प दे रहा है कि हमारे पास सीधे आने से पहले पहले आप चाहते तो आप कोर्ट ऑफ सेशन के पास भी जा सकते हैं। अगर फिर भी आप अड़े हैं कि नहीं हम कोर्ट ऑफ सेशन में नहीं जाएंगे, हम चाहते कि आप ही हमें सुने, तो वहां पर हाई कोर्ट ऑन मेरिट आपकी बेल एप्लीकेशन को डिसाइड कर सकता है, इवन दो आपने कोर्ट ऑफ सेशन को अप्रोच ना किया हो। यह तो हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में कई बार काउंसिल्स ऐसी गलती कर जाते हैं तो हाई कोर्ट उनको एक मौका देता है कि आपके पास काउंसिल्स दो विकल्प है, या तो आप अपनी पिटीशन को विड्रॉ कर लीजिए, कोर्ट ऑफ सेशन जाइए, वहां पर अप्लाई करिए, और अगर वहां से आपकी बेल एप्लीकेशन खारिज हो जाती है तो आप यहां पर आइए, हम आपकी बेल एप्लीकेशन को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। और या तो हाई कोर्ट उसको ऑन मेरिट डिसाइड कर देती है। हाँ, अगर ऑन मेरिट डिसाइड कर दिया गया तो कहीं ना कहीं हम ये मानकर चलते हैं कि अब वापस से कोर्ट ऑफ सेशन जाने का जो आपका विकल्प है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। अब आपके पास एक ही विकल्प है और दैट इज कॉल्ड आपका SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, जो कि आप सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अब अगर हम इसके दूसरे पहलू की तरफ बात करते हैं तो जो धारा 2 है या जो क्लॉज 2 है वो बेसिकली बताता है कि देखिए, चाहे कोर्ट ऑफ सेशन हो या चाहे हाई कोर्ट हो, जब कभी भी उनके सामने ऐसी कोई भी एप्लीकेशन आएगी तो उनके पास दो ही विकल्प है, या तो वो जमानत याचिका को मंजूर करेंगे और या तो वो उसको खारिज कर देंगे। अगर खारिज कर देंगे तो उसके लिए भी उनको कारण देना पड़ेगा, और अगर वो मंजूर करते हैं तो उसके लिए भी उनको कारण देना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब किसी व्यक्ति की जमानत याचिका को मंजूर किया जाता है तो उस व्यक्ति के केस के ऊपर गौर किया जाता है, उसके फैक्ट के ऊपर गौर किया जाता है, वो सर्कमस्टांसेस के ऊपर गौर किया जाता है, और इन सभी चीजों के ऊपर गौर करने के बाद हाई कोर्ट हो या कोर्ट ऑफ सेशन हो, वो ये देखती है कि इस व्यक्ति की प्रेजेंस को इंश्योर करने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशंस को इसके ऊपर इंपोज करना होगा, हमें कौन कौन से इसके साथ बॉन्ड लेने पड़ेंगे, श्योरिटीज लेनी पड़ेगी, सिक्योरिटीज लेनी पड़ेगी, ताकि इस व्यक्ति की प्रेजेंस को इंश्योर किया जा सके। तो आमतौर पे क्लॉज 2 के अंदर हाई कोर्ट हो या कोर्ट ऑफ सेशन हो, वो उस केस के फैक्ट्स को देखता है, वो उस केस के सर्कमस्टांसेस को देखता है, एप्लीकेंट के एप्लीकेंट का जो आपका जो आपराधिक इतिहास है या उसका जो इतिहास है उसको देखता है, और उन सारी चीज़ों के ऊपर गौर करने के बाद वो ये डिसाइड करता है कि हमें इसके ऊपर कौन कौन सी कंडीशंस को इंपोज करना चाहिए। अब इसके अंदर जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि आमतौर पे इंक्वायरी और ट्रायल का काम तो बेसिकली जुडिशरी का होता है, लेकिन व्हाट अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, व्हाट अबाउट द इंटरोगेशन, तो आमतौर पे इसके लिए कोर्ट कंडीशन इंपोज करती है कि जब कभी भी पुलिस को आपकी जरूरत होगी या जब कभी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज आपको इंटरोगेट करना चाहेंगी या आपसे पूछताछ करना चाहेंगी, तो आप हर वक्त उनको अपने आप को अवेलेबल कराएंगे। वहां पर आपका कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि आज संडे है, आज फलाना है, आज ढिमका है, आज मैं हाजिर नहीं हो पाऊंगा। पहली बात। दूसरी बात, यहां पर यह कहा गया है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना तो इंड्यूस करेंगे, ना ही उसको भय दिखाएंगे,
ना ही आप उससे कोई वादा करेंगे, चाहे उस व्यक्ति का संबंध उस केस के साथ हो या ना हो। आमतौर पे वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसको कहीं ना कहीं उस केस के फैक्ट के बारे में जानकारी है, और आपका मोटो क्या है कि इन सभी चीजों का प्रयोग करके आप उसको अपनी तरफ खींच सके। तो क्लॉज 2 में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ना तो इंड्यूस करेंगे, ना ही थ्रेट देंगे, ना ही प्रॉमिस देंगे। यूजुअली एक ऐसा व्यक्ति जिसको आमतौर पे उस केस के फैक्ट की जानकारी है, और जब आप ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड हो जाएगा। तीसरी बात में इस बात का जिक्र किया गया है कि नॉट टू लीव इंडिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई जरूरी काम है तो आप देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। यहां पे सिर्फ ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जहां पे आपका इंडिया छोड़कर जाना नितांत आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो सबसे पहले आप कोर्ट में एप्लीकेशन दीजिए। कोर्ट आपकी एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई करेगी, उसको डिसाइड करेगी, और अगर कोर्ट कहती है तो ही आप भारत की सीमा को छोड़कर कहीं जा सकते हैं, अदरवाइज आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। इसके बाद क्लॉज डी जो है, अगर हम क्लॉज डी की बात करते हैं तो यहां पे आमतौर पे जिक्र किया गया है कि धारा 480 के थर्ड क्लॉज में भी बहुत सारी कंडीशंस का जिक्र किया गया है। उन सारी कंडीशंस को भी इंपोज किया जाएगा। तो सारी की सारी कंडीशंस एज इट इज सिमिलर है, बस एक कंडीशन आपकी है, और वो ये है कि जो व्यक्ति अभी एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए हमारे सामने मौजूद है, वो व्यक्ति यह शपथ पत्र पे लिख के दे या बॉन्ड करके दे कि वो सिमिलर नेचर का कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं करेगा अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे जो क्लॉज 3 है वो इसी बात का जिक्र करता है कि मान लीजिए कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर आ जाता है बिना वारंट के उसको गिरफ्तार करने, और अगर वह व्यक्ति उस बेल के अंदर जो भी कोर्ट से उसको ग्रांट हुई है उसकी सभी कंडीशंस को मानने के लिए वो तैयार बैठा है, तो जिस वक्त पुलिस उसको गिरफ्तार करने के लिए आई है या जिस वक्त वो पुलिस कस्टडी में है, उस वक्त अगर वो चाहे तो अपनी सारी कंडीशंस को फुलफिल कर सकता है। और नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल एज द मोरल ड्यूटी ऑफ द कंसर्निंग पुलिस ऑफिसर कि वो उसको रिलीज कर दे। मान लीजिए कि अगर मजिस्ट्रेट का दिल आ गया है कि नहीं, मुझे इस केस के ऊपर कॉग्निजेंस लेना है, और मजिस्ट्रेट चाहते हैं कि इसके खिलाफ वारंट इशू किया जाए, तो मजिस्ट्रेट वहां पे प्राइमा फेसाई या फर्स्ट इंस्टेंस पे आपका बेलेबल वारंट ही इशू करेगा। इसके अलावा जिसका क्लॉज 4 है उसमें कुछ चीजों का जिक्र किया गया है। आमतौर पे आपका जो आईपीसी है वो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर अगर आप धारा 65 का जिक्र देखेंगे या धारा 70 की क्लॉज 2 को देखेंगे तो आमतौर पे धारा 65 में बात किया गया है पनिशमेंट ऑफ रेप का, जहां पर अगर कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र की महिला का रेप का ऑफेंस कमिट करता है उसके लिए सजा का जिक्र किया गया है। तो ऐसे केसेस में आपका 482 के जो दरवाजे हैं वो कंप्लीटली आपके लिए बंद हो जाते हैं। और अगर हम इसके धारा 70 की बात करते हैं तो धारा 70 का जो सेकंड क्लॉज है यहां पर बात की गई है गैंग रेप से रिलेटेड ऑफेंस और उनके पनिशमेंट को लेते हुए। जाहिर सी बात है यहां पर जो विक्टिम की एज है वो 18 साल से कम की है, एंड दैट विक्टिम वाज, वो कहीं ना कहीं शिकार है आपके गैंग रेप की। तो अगर कोई व्यक्ति है जिसको इस बात का पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैंने जो अपराध कमिट किया है ना सिर्फ वो नॉन बेलेबल नेचर का है बल्कि वो भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 या धारा 70 के क्लॉज 2 में फाइल हो रहा है या फॉल हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भी चाह कर भी आप 482 का सहारा नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्पेशल लॉज हैं जहां पर एंटीसिपेटरी बेल का जो विकल्प है या उसके जो दरवाजे हैं वो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए ऑटोमेटिकली बंद कर दिए जाते हैं। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आमतौर पे हम लोग इसको एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। ये बेल एप्लीकेशन आपकी कोर्ट ऑफ सेशन या आपकी हाई कोर्ट दोनों जगहों पे ये फाइल हो सकती है, लेकिन एट अ सेम टाइम आप किसी एक ही कोर्ट में एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। आप एक साथ दो जगह फाइल बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। परंपरा तो ये कहती है कि सबसे पहले आप कोर्ट ऑफ सेशन में जाइए, वहां पे आप बेल एप्लीकेशन को फाइल करिए। अगर वहां से आपकी बेल एप्लीकेशन खारिज हो जाती है या निरस्त कर दी जाती है तो ही आप हाई कोर्ट आ सकते हैं। अदरवाइज आप हाई कोर्ट
ना ही आएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप एडमेंट हैं तो हाई कोर्ट आपको इंटरटेन नहीं करेगा, लेकिन हाँ, हाई कोर्ट ऑन मेरिट डिसाइड करेगा। ऑन मेरिट वो बाद में भी डिसाइड करेगा, अभी भी करेगा, लेकिन क्या पता अगर चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं हुई तो जाहिर सी बात है पुलिस के लोग बैठे हुए हैं आपको गिरफ्तार करने के लिए। तो ये एक छोटी सी चर्चा थी आपके एंटीसिपेटरी बेल को लेते हुए, जिसका जिक्र रवि झा यानी कि मेरे द्वारा आपके साथ चर्चा के रूप में शामिल किया गया। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ विधि शास्त्रम। थैंक यू सो मच।